हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर हाजिर हैं, जो कि संपूर्ण किताब से होने वाली हैं। 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जो परिभाषाएं, इनके मात्रक और इनके विमीय सूत्र बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो मैं आज परिभाषाएं बताने वाला हूं, इन्हीं में से आपके पेपरों में सबसे ज़्यादा परिभाषाएं पूछी जाती हैं, यानी इसी से बनेंगी गारंटेड परिभाषाएं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए देख लेते हैं। आज की पहली परिभाषा है जो कि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है। तो आइए क्या कहती है परिभाषा। तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि आपका कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति यानी उनके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी सूत्र क्या हो जाता है, E बराबर F/Q0। यहाँ पर F आपका क्या हो जाएगा, F आपका बल हो जाएगा और Q0 क्या हो जाएगा, जो कि परीक्षण आवेश हो जाएगा। परीक्षण आवेश हो जाएगा, ठीक है, ये परीक्षण आवेश हो जाएगा। अगर हम इसकी विमा की बात करें तो विमा आपको लिखने के लिए आ गई। बल की मात्रा क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन, और आवेश की विमा क्या होती है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। या एक और विमा हो सकती है इसकी, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर। ये आपको ध्यान रखनी है। और इसकी मात्रक, ये क्या हो गया, यह मात्रक है, ठीक है, ये मात्रक, ये विमा। अब विमा क्या होगी, विमा देखिए, विमा आपको ध्यान रखना है कि mL/T-3 A-K 1 क्या हो जाती है, इसकी विमा हो जाती है। तो मात्रक क्या हो जाएंगे, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, और विमा हो जाएगी mL/T-3 A-1 हो जाएगी। तो परिभाषा याद हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। ई बराबर F/Q0 इसका सूत्र हो जाता है। बल हो जाएगा, F बल हो जाएगा, Q0 क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश। विमा क्या हो जाएगी, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट। विमा हो जाएगी mL/T-3 A-1 हो जाएगी। फिर सेकेंड परिभाषा है, ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा होने वाली है। क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि कोई दो बिंदु आवेश, मान लीजिए कोई दो विपरीत प्रकृति के आवेश Q1 और Q2, ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी 2L दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के मान तथा इनके बीच की अल्पतम दूरी गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। देखिए P से हम P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 2Q × D हो जाता है, या 2L दूरी को हम D भी मान सकते हैं। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी यानी जो D मान लो या 2L के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी मात्रक पर जाएं तो मात्रक की आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम मीटर इसका क्या हो जाता है, मात्रक। अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा हो जाती है LTA। LTA क्या हो जाती है, इसकी विमा हो जाती है। आइए अगली परिभाषा देखते हैं, वैद्युत फ्लक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। तो क्या होती है वैद्युत फ्लक्स, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अविलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर E cos थीटा इसके लिए सूत्र हो जाता है। और इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता है, या इसके लिए एक मात्रक और होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा अगर लिखनी हो तो mL/T-3 A-1 क्या हो जाती है, इसकी विमा हो जाती है। विद्युत फ्लक्स की क्या हो जाती है,
विमा हो जाती है। तो ml3t-3 a-1 क्या हो जाती है, इसकी विमा हो जाती है। ऐसी देखिए अगली परिभाषा है वैद्युत विभव, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। तो क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी V बराबर क्या हो जाता है, W/Q होता है। V बराबर W/Q इसका सूत्र हो जाता है। अगर इसकी विमा और मात्रक की बात करी जाए तो पहले मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट। क्या हो जाता है, वोल्ट। और विमा मात्रक एक और क्या होगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। अगर हम इसकी विमा की बात करें तो ml²T-3a-1 हो जाता है। ml²T-3a-1 इसकी क्या हो जाती है, विमा हो जाती है। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कैसे V से प्रदर्शित किया जाता है, V बराबर W/Q हो जाता है और वो हम सब जान चुके हैं। अब देखिए क्या है वैद्युत विभवांतर, सेम वही परिभाषा है, मतलब मात्रक और विमा वही है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को उसमें क्या कर रहे थे, अनंत से लेकर आ रहे थे। इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उन धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विभवांतर या उस बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहते हैं। जैसे इसे डेल्टा VD, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, यानी डेल्टा V बराबर ऐसे कह सकते हैं VA माइनस VB, यानी बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में या बिंदु A से बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को वही क्या कहा जाता है, विद्युत विभवांतर कहा जाता है। मात्रा आपका सेम हो जाएगा, ठीक है, जैसा विभव का था वैसा इसका हो जाएगा। अब है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या होता है, विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V/डेल्टा X है। डेल्टा V विभव परिवर्तन, डेल्टा X दूरी परिवर्तन के लिए दर्शाता है। तो अगर हम देखें इसके मात्रक को देखें तो मात्रक की बात करें विभव प्रवणता की वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर हो जाता है। अगर इसकी विमा लिखनी होगी अगर हमें तो विमा हम लिख सकते हैं ml/T-3a-1 लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए संधारित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है धारिता। धारिता क्या होती है, किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। C बराबर क्या होता है, Q/V, आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को संधारित्र कहते हैं, धारिता संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से मात्रक की बात करें, मात्रक धारिता का तो कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो की कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। और या हम इसे फैरेड भी लिखते थे, या फैरेड भी हो सकता है इसकी मात्रा। और विमा क्या हो जाएगी, मात्रक फैरेड हो जाएगा, विमा क्या हो जाएगी M-1 L-2 T4a2 इसकी क्या हो जाती है, विमा हो जाती है, इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए अनुगमन वेग, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वह नियत सूक्ष्म वेग जिसके द्वारा चालक में के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह में धन श्रेणी की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि VD बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E τ/m इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। विमा की बात करें तो LT-1 क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी, क्योंकि एक सामान्य वेग है तो वह नियत वेग जिसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराती हुई बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन श्रेणी की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अगला प्रश्न है गतिशीलता, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर VD/E इसके लिए सूत्र हो जाता है गतिशीलता के लिए, ठीक है, तो आवेदन इसमें लिख सकते हो। फिर क्या है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी धारा
किसी धारावाही चालक की है क्या किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी और जे क्या होगा, धारा घनत्व हो जाएगा। इसे हम रॉ से प्रदर्शित कर सकते हैं, रॉ। ठीक है, इसकी मात्रा की बात करें तो ओम मीटर इसका मात्रक हो सकता है, होता है। और इसके लिए एक और सूत्र भी लिख सकते हैं कि रॉ बराबर आर इंटू ए बटे एल। ठीक है, ये भी इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, इसी से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अगर हम बिमा बनाना चाहें तो हम इसकी एम एल थ्री टी माइनस के थ्री ए माइनस के टू इसकी बिमा हो जाएगी। फिर देखिए अगला प्रश्न है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होती है। इसे एल से प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए मान लीजिए सूत्र क्या होता है, ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी हो जाता है। इसके लिए सूत्र, अगर इसकी बिमा की बात करें तो सॉरी मात्रक की बात करें पहले, तो मात्रक इसके लिए हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। और बिमा लिखनी हो अगर हमें से तो एम एल स्क्वायर टी माइनस के थ्री ए माइनस के टू इसकी क्या हो जाती है, बिमा हो जाती है। ऐसे ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक उत्पन्न होने पर उत्पन्न होता है। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो ई बराबर माइनस एम वही डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, सेम वही सूत्र हो जाता है। और मात्रक भी इसके लिए क्या होगा, हेनरी होगा। ठीक है, हेनरी होगा। और बिमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू उसके लिए बिमा हो जाती है। फिर देखिए शिखर मान, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रत्यावर्ती धारा अपने माध्य मान से एक और जितना अधिकतम मान प्राप्त करती है वह धारा का शिखर मान कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है वर्ग माध्य मूल मान, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस नियत दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी चालक अथवा इसमें देख सकते हैं किसी चालक अथवा तार के उसी दर से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है जितनी उसी चालक तार में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा मुक्त होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। फिर क्या अनुनादी आवृत्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला प्रश्न है, एक दो अंक में पूछ लिया जाता है। तो क्या है, अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात बराबर होते हैं, तब इस स्थिति को आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, जब क्या होगा कि इसमें प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का मान जब बराबर होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। फिर देखिए अगला वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वे तरंगे जिनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं तथा इनके लंबवत इन तरंगों का संचरण होता है, क्या कहलाते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। फिर देखिए प्रकाश का परावर्तन, कि जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ पर गिरता है, यानी मान लीजिए कोई चिकना समतल पृष्ठ है, जब प्रकाश इस पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी सतह में वापस लौट जाता है, टकराकर वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश एक समान माध्यम से लेकर दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम के तल से टकराकर, पृथककारी तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में अगर वापस आ जाए तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और अपवर्तन इसका उल्टा होगा कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, जब एक प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ से अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। यानी जब यहाँ जाता है तो वो कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला देखिए क्या है, क्रांतिक कोण। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी n बराबर 1/sin c, यहाँ पर क्या है, जो c क्या है, क्रांतिक कोण होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होते ही संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में परिवर्तित हो जाए तो यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लेना है। फिर देखिए कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं।
तो प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण इन रंगों के लिए कोणीय विक्षेपण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा बराबर जो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इन दो किरणों के बीच बनने वाला कोण। इसे जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो जब वो विचलित होता है तो मान लीजिए ए वी होगी ए आर, ये बैगनी किरण, इन दोनों किरणों के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण कहलाता है। वैसे देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, जब श्वेत प्रकाश पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरणों के बीच विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वही बात है, वर्ण विक्षेपण क्षमता इन दोनों किरणों के बीच बनने वाली विचलन कोण वही करें। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बटे जो आपका डेल्टा बाई यानी कोई भी रंग के लिए होगा। देखिए तरंगार क्या होता है? किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाली कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार कहा जाता है। यानी मान लीजिए कोई एक कण है और इन कणों को स्पर्श करने वाली जो तरंग है वो क्या कहलाएंगे? तरंगार कहलाएंगे। फिर क्या प्रकाश का व्यतिकरण, जो सबसे ज्यादा बनने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रकाश का व्यतिकरण। तो क्या होता है? कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम जबकि कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फिर इसी का एक और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? कि प्रकाश तरंगों का किसी विवर्तक के किनारे से मुड़ने तथा विवर्तक की ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। दोनों प्रश्न पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पढ़ लेना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। पढ़ लेना इसके लिए। फिर कारपलन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है क्या कहलाती है? कारफलन कहलाती है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर H जो यहाँ पर न्यू 0 हो जाएगा, वो न्यू नॉट न्यू होगा जी, जिसे हम दहली आवृत्ति या दहली तरंगदैर्घ्य के दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो दहली आवृत्ति क्या है? कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किसी धातु पर डालने पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दहली आवृत्ति कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? कि आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके वह धातु की दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसी लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बस तीनों प्रश्नों में एक ही काम है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, कार्यफलन में, दहली आवृत्ति में किसी धातु पर गिरना है और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना है, इस एक का कहीं का काम है। फिर देखिए कला संबद्ध स्रोत, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। 1 नंबर में ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत होता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए समस्थानिक, किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो पे यहाँ पर देखिए नीचे वाले प्रोटॉन होते हैं, ऊपर क्या होते हैं? न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए 17 इनके सबके परमाणु क्रमांक जो प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब संभारिक इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या क्या होंगी? समान होगी, नीचे वाले परमाणु भार समान होंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम क्या करें कि 7 में से 3 घटाएं तो क्या बचेंगे? 4। तो 4 क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूक्लियनों में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दें तो वो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आती है। जैसे 8 में से 4 घटाएंगे 4, तो इसमें समान हो रही है, तो ये क्या होंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। ऐसे इसमें भी देख सकते हैं आप। तो देखिए नाभिकीय बल,
किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। फिर देखिए द्रव्यमान क्षति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के यह अंतर क्या कहलाता, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है बंधन ऊर्जा। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए नाभिकीय विखंडन, वह प्रक्रिया जिसमें किसी भारी नाभिक पर जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉनों को क्या होता है, ग्रहण करके लगभग समान द्रव्यमानों में के दो हल्के नाभिकों में तोड़ जाता है। वो क्या कहलाता है, जो नाम आपका विखंडन, तोड़ देना और संलयन यानी जोड़ देना। जबकि दो अथवा अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो वह क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। फिर देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अवक्षय परत क्या होती है, तो संधि के दोनों ओर की पतली परत जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, अवक्षय परत कहलाती है। फिर देखिए विभव प्रचारी, कोटरों व इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण पीएन संधि पर बने अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रचार या विभव रोधक कहते हैं। तो इतने प्रश्न आप तैयार करोगे, परिभाषाएं मोस्ट महत्वपूर्ण है, पेपरों में बनती हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।